पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने कहा कि द रियल रीजन बिहाइंड द यूक्रेन वॉर इज टू फोल्ड। नंबर वन, कूद एता करके उन्होंने पहले अपने फेवर की गवर्नमेंट लाई, जहां उसने ट्रम्प को कुछ चेताया भी है, धमकाया भी है, समझाया भी है। Not in BRICS, not in the SCO, everyone has equal rights, being the similar position. Yes, there are economic giants like India. एक और मैं पॉलिटिकल लाता हूँ, एक जो सेंटर स्टेज लीडर को दिया गया, जिन्हें पराया या एक किस्म का एक विलन के तौर पर वैसे उसका मीडिया पेंट करता था। हमारे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इंपोर्ट्स उससे ज़्यादा हैं। हम अगर गंदम बेसिकली अपने कंट्री की हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। जीडीपी देखिए, किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी तब आती है जब उसकी कर्जे जो है वो उसकी जीडीपी से कम हो। उस पर पुतिन जवाब ये दे रहे हैं, इंडिया 1.5 बिलियन लोगों का देश है, इसी तरह चाइना है, और उसके साथ साथ इनकी इंटरनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स भी हैं। यानी पुतिन बात कर रहे हैं इस टाइम इंडिया और चाइना। अब बकायदा मीडिया पे इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। या फिर डब्ल्यूटीओ बन गया, आज आप उस डब्ल्यूटीओ को अकेले डिसमेंटल कर देंगे, अकेले। आप डब्ल्यूटीओ में टैरिफ के मैटर नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई इंडिया से शिकायत है या किसी भी कंट्री से शिकायत है तो डब्ल्यूटीओ का तो पर्पस ही यही है ना भाई, कि वहां जाकर के मैटर को ले जाए और जुडिशियसली उसको सॉल्व करवाए। देखिए, बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज़ भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें। बेसिकली पुतिन बोल रहे हैं कि जब ऐसे बड़े मुल्कों से तुम इस तरीके से बात करोगे कि हम तुमको पनिश कर देंगे, जिनका एक इतिहास रहा है, जिन्होंने इतिहास में बहुत झेला है, जिन्होंने कॉलोनिज्म झेला है, ये सब चीज़ों से लड़ के ये मुल्क इकोनॉमिकली या वर्ल्ड पावर पर खड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत पर अमेरिका टैरिफ को लेकर चीन में मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाई। उन्होंने आगे कहा, औपनिवेशक शुरू करने वाले देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो देश कठिन इतिहास से गुजरे हैं उनके नेतृत्व को कमजोर समझने की कोशिश करना सबसे बड़ी भूल है। और दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जब भारत और चीन पर आर्थिक दबाव के बारे में पूछा गया तो पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, आपके पास भारत और चीन जैसे देश है जिनकी आबादी लगभग 1.5 अरब है और भारत चीन की अर्थव्यवस्था एक शक्तिशाली भी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके घरेलू राजनीति तंत्र और कानून भी है, और इसलिए जब कोई आपसे कहता है कि वह आपको सजा देंगे तो आपको सोचना होगा कि बड़े बड़े देशों का नेतृत्व जिनके इतिहास में कठिन दौर रहे हैं और उपनिवेशवाद से भी जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब भारत का पक्ष लेते हुए अमेरिका को मीडिया के सामने धोया तो इससे डोनाल्ड ट्रंप भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान परेशान नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, सबके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, या एटलीस्ट चलिए आप सबके इंटरेस्ट को नहीं देख सकते तो कम से कम रूल बेस्ड में रहे, तो रूल का ही रिस्पेक्ट करें। कि अगर आपने डब्ल्यूटीओ को बनाया एक समय और डब्ल्यूटीओ के ऊपर आपने पूरा जोर दिया, आईटीओ नहीं काम किया, फिर डब्ल्यूटीओ बन गया, आज आप उस डब्ल्यूटीओ को अकेले डिसमेंटल कर देंगे, अकेले। आप डब्ल्यूटीओ में टैरिफ के मैटर नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई इंडिया से शिकायत है या किसी भी कंट्री से शिकायत है तो डब्ल्यूटीओ का तो पर्पस ही यही है ना भाई, कि वहां जाकर के मैटर को ले जाए और जुडिशियसली उसको सॉल्व करवाए। आपने एक समय था कि ये भाई डब्ल्यूटीओ बनाओ, IMF बनाओ, वर्ल्ड बैंक बनाओ, UN चार्टर बनाओ, अब आप सिंगल हैंडेडली उसको अंडू कर देते हो। उसके बाद आपको जब अटैक करना होगा ये मिडिल ईस्ट में तो भी आपको किसी की जरूरत नहीं है जी, UN चार्टर के सैंक्शन होना हो, आप जी अटैक कर दोगे। लीबिया को आपने मतलब रिजीम चेंज कर दिया। आखिर पुतिन साहब ने क्या कहा? पुतिन साहब ने कहा कि द रियल रीजन बिहाइंड द यूक्रेन वॉर इज टू फोल्ड। नंबर वन,
कूदेता करके उन्होंने पहले अपने फेवर की गवर्नमेंट लाई और वो अपनी फेवर की गवर्नमेंट लाने के बाद उसको नेटो का चस्का लगा दिया। जब आपने ये बात कह रखी थी कि जर्मन डिसइंटीग्रेशन को करवाने के नाम पे रशिया से प्रॉमिस किया था कि दे वुड नेवर बी एन ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नेटो, तो आप क्यों नहीं इस पे कायम रहते हैं? नेटो की क्या यूटिलिटी बची है? किसको आपको अटैक करना है? नेटो भी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल भी चाहिए भाई, कोई और तो भाई मैं मानता हूँ कि आर्टिकल 52 यूएन चार्टर में रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम की व्यवस्था है, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल के मातहत है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत है। यानी कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन नहीं ले लेता तभी तक आप ये कर सकते हो। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ फकर भाई कि ये रीअलाइनमेंट जरूरी है। कल को ये फिर से हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी फाइनेंशियल हो चाहे ट्रेड रिजीम हो, सारे इंस्टीट्यूशंस इनके हैं। एक तरफा वो लग रहा है, दोनों तरफा लगाओ ना कि भाई चलो अगर आपने तोड़ा रूल तो आपके ऊपर भी वही नियम लागू होगा और हमने तोड़ा तो हमारे ऊपर भी वो नियम लागू होगा। अब आप देख लीजिए, मैं ना जब ICTY में था, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया में मैंने काम किया, तो वहां जब मैं काम करता था ना फकर भाई, जितने सर्बियंस थे और जितने लॉयर आते थे इन सर्बियंस का या किसी और का केस लड़ने के लिए जो कि ट्रायल में हो रहे थे, वो सारे लॉयर ये कहते थे कि इट्स अ फोरगोन कंक्लूजन, हमको जीतना नहीं है केस को, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आए। तो जिसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में इक्वलिटी ऑफ आर्म कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो नहीं था, विक्टर जस्टिस थी। नेटो के कितने ऑफिसर्स ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन किया था, किसी को भी पनिशमेंट नहीं किया गया। सेम चीज विद द न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल, सेम चीज विद द IMT टोक्यो ट्राइब्यूनल। तो मेरे कहने का मतलब यार ये एक तरफा तो नहीं चलेगा, इसलिए जरूरी है कि रीअलाइनमेंट हो वर्ल्ड ऑर्डर का, और इसमें इंडिया, चाइना या ब्रिक्स और SCO एक वेलकमिंग वो है। 100% क्रूड ऑयल है वो रशिया से ही खरीदेंगे। जिस तरह भारत मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान पर फोकस क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान भी करे तो उसके भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं और इनिशिएटिव्स वो ले सकता है। देखिए बेसिकली लिया जा सकता है, इजीली लिया जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। देखिए जब तक जो पॉलिटिशियन है हमारे वो अवाम का नहीं सोचेंगे तब तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इंपोर्ट्स उससे ज़्यादा है। हम अगर गंदम बेसिकली अपने कंट्री की हमारी GDP की जो ग्रोथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। GDP देखिए किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी तब आती है जब उसकी कर्जे जो है वो उसकी GDP से कम हो। हमारे जो कर्जे हमारी GDP से ज़्यादा है, इस वजह से हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही है। एक्सपोर्ट्स हो रही है लेकिन स्टिल वो कर्जों में चले जाते हैं, उनका प्रॉफिट जो भी मार्जिन है। GDP की ग्रोथ बेसिकली बहुत जरूरी है। GDP का बेसिकली मकसद ये था कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करें, इंपोर्ट्स को कम करें। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें, बेसिकली वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होकर आ रही है 15 रुपए की, हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें? बाहर से मंगवा लेंगे तो वो इंपोर्ट होगी। ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की GDP और गिरती जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी मुल्क की कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली।